प्लीज आइए। वेलकम, थैंक यू सो मच। आइए मैम, क्लैपिंग करो सर के लिए। परिवार में सजा हमारा मोबाइल। थैंक यू सो मच। पहले तो सर का परिचय, सिद्धांत, एक्सिस बैंक से लोन्स एंड एडवांसेस के लिए आपको किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं, किस तरह से हमारी बैलेंस शीट वगैरह को चेक करके हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं, उसके बारे में डेप्थ में बताएंगे। सर का परिचय। अच्छा, एक्सिस बैंक यहीं पे गगन विहार, सेल्स पार्ट गगन विहार में ये देखते हैं। तो एक अकाउंट ओपनिंग की तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा होती है हमारे साथ। बात आती है आज इस मीटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव था, हम क्यों कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले 5 साल में शायद हमें इस बात की जरूरत पड़े, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा टाइम आ जाए जिस समय इनकम टैक्स भी ना हो, जीएसटी भी ना हो, टीडीएस भी ना हो, गवर्नमेंट सिर्फ बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स ले आए और गवर्नमेंट ये कहे कि हम ट्रांसफर पे 1% चार्ज लेंगे, बाकी कोई टैक्सेस सारे के सारे खत्म कर दे। यदि मोदी गवर्नमेंट आती है तो मेरा ये फुल फेथ है कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो कभी न कभी इंप्लीमेंट कर देगी, क्योंकि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के पास एक पर्टिकुलर एजेंडा है। इसके लिए एनालिसिस है कि 500 रुपए के नोट भी बंद कर दिए जाए। अब जैसे विनायक जी ने भी कहा कि पॉसिबिलिटी कम है या फिर बहुत दूर है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं यदि लेटेस्ट एग्जांपल देखूं, जैसे मैं टेक्नोलॉजी पसंद करता हूं, मैंने सोचा गैलेक्सी 24 में क्यों परचेज करूं यार, इस बार 23 बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही देखा गैलेक्सी 24 AI लिखा हुआ आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर मेरा चार्म 10 गुना बढ़ गया कि अब तो परचेज करना ही करना। इसका मतलब मैं मेरे मोबाइल को ऑटो मोड पे छोड़ के बहुत सारे काम अपने आप ही करा सकता हूँ। अब बात आती है कि सर कैसे कैसे सिम्टम्स। 2000 का नोट भी सोचा नहीं था। देखो प्लानिंग चल रही होती है बिगिनिंग में कि बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट ये भी कहती है कितने % लोग ऐसे हैं जिनसे 500 रुपए से पर डे का कम का खर्चा है, तो पता लगता है 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिनका खर्चा ही नहीं है। तो वो कहती है 500 के नोट की भी क्या जरूरत है। आने वाला टाइम प्रतिभा इस बात के लिए तैयार रहना है कि गवर्नमेंट ये भी कर दे कि 5000 से ऊपर के कैश एक्सपेंसेस अलाउड ही नहीं है। ऐसा क्यों करेगी गवर्नमेंट। देखो ये अंदर से चाहे कुछ भी हो, बाहर से गवर्नमेंट ये करप्शन के एकदम अगेंस्ट है। और आप भी देख रहे बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। कैसे, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अब आपको फाइल करते समय कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि सर पिछले साल में हमने करीबन 2000 से ऊपर रिटर्न फाइल किया, सर एक भी स्क्रूटनी नहीं आई है। स्क्रूटनी ना आने का मतलब, जब मुझे पता है कि दुबई से सामान लाते समय मेरा कस्टम वाले जांच ही नहीं करेंगे, तो आपको पता ही है कि मेरे में फ्रीडम कितनी आ जाएगी। तो इसका मतलब अब क्लाइंट को कोई फियर नहीं है। सैलरी की तो पिछले 5 साल से नहीं आ रही थी, अब सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन होती है तभी स्क्रूटनी आती है, हाई ट्रांजेक्शन, और उसके लिए ऑलरेडी पब्लिक अवेयर है। और बैंकिंग चैनल भी इतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग हो चुका है, जिसका एक एग्जांपल सिद्धांत जी भी है जो हमारे पास बैठे हुए एक्सिस बैंक। ये कहते हैं जैन फेब मार्च में हमें बहुत बड़ा काम करना है। और यदि गवर्नमेंट कुछ चीजें ऐसी भी ले आए जो कि अदर कंट्रीज में है, कि लोन लेने वाले को फर्दर रेलवे की टिकट ही बुक ना हो, हवाई जहाज की टिकट ही बुक ना हो, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो सोचिए हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी और पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी बैंकिंग की ओर की। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो लोन्स एंड एडवांसेस के मामले में हो सकता है, इंश्योरेंस के मामले में हो सकता है, या अदर मामले में हो सकता है, उसकी तैयारी आज से कर रहे हैं। पहले से भी करते आ रहे हैं कि एक ऐसा फाइनेंशियल एनालिस्ट का चैनल होना चाहिए, हमारे पास सीट होनी चाहिए। जैसे मैं विनायक को भी एक बार कहना चाहूंगा कि हमारे बहुत से हाई नेटवर्थ क्लाइंट है, इनकी HLI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो उनका फंड्स मैनेज करने के लिए स्टॉक मार्केट्स, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं। और एक्सिस बैंक एक ऐसा उभरता हुआ बैंक है डियर, जिसको मैंने खुद भी ओडी लिमिट घर का ले रखा है और विनायक का लोन भी चल रहा है। मतलब हम एक्सिस बैंक को खुद भी पसंद करते हैं, उनका सर्वर कभी डाउन नहीं होता, बहुत सारी क्वालिटी ऐसी है। और फिर हमारे तो नियर बाई बैंक होने की वजह से हमारे लिए और भी ज्यादा कन्वीनियंट और कंफर्टेबल रहेगा। साथ अब सर शुरुआत करेंगे, आपको इसमें करना क्या, बात आती है सर हमारा रोल क्या है, हम क्यों बैठे हुए हैं। सर मैं थोड़ा परिचय कराना चाहूंगा। इसमें कुछ हमारे प्रीमियम टीम पर्संस है जो ऑडिट फाइनलाइज करते हैं, तो इनको पता होता है कि कौन सी ओडी लिमिट है, किससे चल रही है, किस रेट पे चल रहा है, किस चीजों पे कैसे काम हो रहा है। दूसरा सर जैसे तानिया मैम है, ये इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की जिम्मेदारी लेगी,
तो इनको पता होता है कि किसका होम लोन चल रहा है, किस रेट पे चल रहा है, कहीं ट्रांसफर का ऑप्शन हो, कहीं और भी हो। तो ये सारे पर्सन हमारे ऐसे हैं सर जिनका कोर बिजनेस कोई लोन्स एंड एडवांसेस का नहीं है, लेकिन वो बैलेंस शीट के बेसिस पे अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं। और अपॉर्चुनिटी यदि निकल के आती है तो सेंट्रलाइज चैनल अश्वनी के पास ट्रांसफर होगी। आपको सिर्फ माहौल में इतना ही क्रिएट करना है, जैसे आपने देखा कोई बात कर रहा है कि जी मेरा होम लोन है, फिर आपने देखा एक का होम लोन 10% पे है, एक का होम लोन 8% पे है, फिर आपने देखा एक्सिस बैंक 7.5 पे कर सकता है। तो बस उसे एक इतना कॉल देने की आपकी जिम्मेदारी है कि सर ये 10% वाला यदि 7.5 पे या जो भी रेट पे कम रेट पे हो जाए और आपको कोई एफर्ट्स न करना पड़े तो क्या आपके लिए फायदेमंद रहेगा? अंडरस्टूड है, वो आंसर यस में ही कहेगा। तो वो कॉल आपको अश्वनी तक ट्रांसफर करनी है। फिर अश्वनी जो है एक्सिस बैंक के साथ मिलकर, गजेंद्र सर साथ मिलकर के उस चीज को एग्जीक्यूट करेगी। तो आपका मेन रोल उसमें कंसल्टेंसी में नहीं जाना है, और सर भी आपको ये बताएंगे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें देखनी है, जिसके बेस पे हम एक लोन्स एंड एडवांसेस का भी बिजनेस क्रिएट कर सकें। और डियर, न केवल बिजनेस क्रिएट करना, हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव ये भी रहा है कि क्लाइंट को एडिशनल सर्विसेज देना, ताकि क्लाइंट हमारे से कंफर्ट फील करता है। डॉक्यूमेंटेशन की उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो जानता है कि एसके सर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो मुझे बस सिर्फ साइन करना पड़ेगा, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी ऐसी हमारी स्ट्रॉन्ग चीजें जो हमारे पास है, उसी को एक्सपेंड करते हुए क्लाइंट को एडिशनल सर्विसेज देते हुए, डियर, अगले साल का हमारा एम भी यही है, इस साल का भी यही था। मैं सर एक 20 पॉइंट्स का एक बार पॉज करेंगे प्लीज। मैं अपने ये 20 पॉइंट्स आपको दिखाना भी चाहूंगा सर, बताना भी चाहूंगा कि हम क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए कमिटेड हैं। और कमिटेड इस सेंस में है कि हम क्लाइंट को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। अब मैं जो है सिद्धांत जी को कॉल दूंगा और उनकी टीम को कॉल दूंगा कि वो बताएंगे किस तरह से हम क्लाइंट को एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करके उनकी सेविंग्स को बढ़ा सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि क्लाइंट अग्रवाल टैक्स कोड में न केवल टैक्स कंप्लायंसेस के लिए बल्कि अदर के लिए भी कंफर्टेबल फील करे। प्लीज सर, अब कंटिन्यू करें आपकी टीम। मैं सर की बात को ही आगे ले जाऊंगा। उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरा नाम सिद्धांत बरीजा है। मैं पिछले एक्सिस बैंक के साथ 1.5 साल से हूँ। ओवरऑल बैंकिंग में मेरे को 16 साल हो गए। आई स्टार्टेड माय करियर इन 2007। मैंने बैंकिंग के अंदर एक पूरा फेज एक देखा है चेंज होते हुए। इसके अलावा मेरे पास पीयूष है। पीयूष स्मॉल बिजनेस बैंकिंग जो हम लोग लिमिट्स कहते हैं उसके लिए है, वो पीयूष जी देख रहे हैं। पीयूष जी आपको इसके बारे में बताएंगे। दीपक जो है वो ब्रांच सेल्स मैनेजर है। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो भी अभी आपके सामने टीम है वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल बैंकिंग में हम लोग स्पेंड कर चुके हैं ऑलरेडी। सर ने जो बोला कि एडवांसेस को लेके, एडवांसेस का मैं यही बात बोलूंगा, अगर आपने कभी भी आपने यूएस मॉडल देखा हो, यूके मॉडल देखा हो, आप अगर कभी भी बाहर इंडिया के बाहर बात करेंगे तो आज की डेट में वहाँ एडवांसेस लोगों को 2 से 3% में मिलते हैं। वहाँ पे अगर आप बात करेंगे डिपॉजिट्स की, तो डिपॉजिट्स में वहाँ पे लोगों को पैसा रखने के लिए पैसा देना पड़ता है बैंक्स को। मतलब डिपॉजिट्स के अंदर अगर आप चाहो तो हमारे अभी तक फादर क्या कहते थे, यार इस बैंक में एफडी करा ली, इस बैंक में मैंने अपने एंड पे ये करा ली। वेयरएज आने वाला टाइम जो है वो बिल्कुल चेंज हो रहा है। लोग जो है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो रही है, आप लोग रेगुलेशन मेरे से ज्यादा जानते होंगे सर होगा, तो आने वाले टाइम पे लोगों को पैसे की जरूरत है। दैट इज अ लेजिटिमेट सोर्स कि भैया मेरे को पता है कि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इतना पैसा दिखा सकता हूँ वाइट का। हम लोग सब बैंकिंग में यार, हम लोग को सबको पता है कि व्हाइट एंड ब्लैक क्या होता है। हम लोग को ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जिसे ये पता है कि भैया अगर कस्टमर है हमारे पास आया है, उसने 5 लाख की आईटीआर भरी है, तो उसकी नेट वर्थ जो होगी वो 10 लाख की होगी, वो आधी उसकी भरता है। आप लोग खुद ये हर रोज डील करते होंगे। अब आदमी गाड़ी से चलता है एक्सयूवी 700 से, आईटीआर खोल के देखो तो 5 लाख की है। 10 साल पहले की मैं बात करूं तो एक छोटा सा इंसिडेंट मैं शेयर करता हूँ। एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसने स्कॉर्पियो खरीदनी थी, 12 लाख की गाड़ी थी। उसने कहा मुझे फाइनेंस कर दो। मैंने उसकी आईटीआर मंगाई, 5 लाख रुपए की उसकी आईटीआर थी। अगर मैं 5 लाख की आईटीआर पे बात करूं तो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि वो ये कह रहा है कि मैं 20 से 25 हजार रुपए कमाता हूँ मंथली। तो आप ये ऐसा आदमी स्कॉर्पियो खरीदने, मैंने जब पेपर्स देखे मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया कि सर मैं फाइनेंस नहीं कर पाऊंगा। उसने शायद एक बैंक में और बात करी, उन्होंने भी ये बोला। नेक्स्ट डे वो गाड़ी ले आया और वो सबसे पहले मिठाई खोल के मेरे पास डब्बा लेके मेरे पास ये आया कि सर आपने मना कर दी थी, पर फिर भी मैं देखो गाड़ी अपने पैसे कैश डाउन गया। उस दिन मेरे को वो आदमी को देख के लगा, मैंने कहा ये जो कह रहा है इसको अभी समझ नहीं आई मेरी बात, ये क्या कहना चाह रहा है। बेसिकली जो आपकी नेटवर्थ है, जो आदमी स्कॉर्पियो में चल रहा है और वो 5 लाख के आईटीआर भर रहा है, वो आज की डेट में गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिंजेंट हो जाएगी अगले 1-1.5 साल में कि आप लोगों को आईटीआर बढ़नी पड़ेगी। आपने कोविड देख लिया, नोटबंदी देख ली,
ITRs have shown up like anything. जो आदमी 5 लाख की भरता था आज वो 25 लाख के ITR भर रहा है, 5 टाइम्स उसका इंक्रीज है. सो इन सब चीजों के लिए और कल की डेट में अगर उसको आगे अपनी ग्रोथ करनी है तो उसे बैंक से एडवांसेस के तौर पे पैसा चाहिए ही चाहिए. भाई हम लोग घर खरीदते हैं, आज दिल्ली में एक फ्लोर खरीदने चले जाओ गगन विहार में 3-3.5 करोड़ से नीचे का एक फ्लोर नहीं है. आप चाहो कि आप अपने पॉकेट से निकाल के 3.5 करोड़ रुपए दे दो, नहीं दे सकते. आप सब कुछ अपने घर के खर्चा थोड़ा ना रोक दोगे. इसीलिए आपको बैंक का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए. बिजनेसमैन है, एक्सपेंशन करना है, अब अपना हर कुछ बिजनेस से निकाल के वो ये नहीं कर सकता कि मैं कल की डेट में एक्सपेंशन मोड में चला जाऊं. उसको बैंक का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, बिकॉज उसको अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी एडवांसेस दिखाएगा तो उसको बैलेंस शीट उसकी स्ट्रांग ही होगी. दूसरी चीज सर ने जो बोला सिबिल वाली बात, सो पहले क्या होता था, बहुत सारे कस्टमर्स होते थे जो कहते थे यार मेरे पास ना 10 कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं. अब वो कार्ड्स की क्या होता था, जब एक्चुअल में आप देखो तो उसका पता लगता था कि 5 कार्ड्स तो उसके खराब ही हुए हुए. सो सिबिल जो पहले होता था और आज की कंपेरेटिवली सिबिल पे बहुत फर्क होता है. फिर एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा. एक कस्टमर का मैं अभी होम लोन कर रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए का उनका होम लोन हो रहा है. उनका सिबिल की वजह से मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई करना पड़ रहा है. क्यों? उनका एक 600 रुपए का ओवरड्यू आ रहा है विद अ बैंक, ऐसे बैंक से उन्होंने ले रखा, उसको अपने आप ट्रांसफर कर रहा हूँ. वो 600 रुपए की वजह से उनका सिबिल खराब हो गया. सो आप ये सोचिए कि मैं वो 600 रुपए के लिए लड़ रहा हूँ कि नहीं यार वो 600 रुपए जिसने 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी हुई है उसको 600 रुपए का क्या फर्क है. हाय, गुड मॉर्निंग. तो मुझे तो टीम एकदम गेयर अप लग रही है. आप लोगों ने बेसिकली एक प्लेटफॉर्म तो बना दिया है जहाँ पे आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं. अब उन कस्टमर्स को कैसे अपने पास ले आना है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कस्टमर हमारे सेगमेंट में फॉल करेंगे या नहीं फॉल करेंगे. 250 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है. कहने को लग रहा है 250 करोड़, बट 250 करोड़ बहुत बड़ा है. मतलब 80% 90% तक कस्टमर जो कैटेगरी होगी वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगी. 10% ही होंगे जो इससे ऊपर जाएंगे. तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कस्टमर, क्योंकि सर के चार्टर अकाउंटेंसी फॉर्म है तो सर के पास आपके कस्टमर्स के डिटेल्स तो हैं ही. बैलेंस शीट में सारी चीजें दिखाई देती है. कस्टमर छुपा नहीं सकता. डॉक्टर से जैसे नहीं छुपाया जा सकता वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी नहीं छुपा सकते कि उसका एक्चुअल में फाइनेंशियल हेल्थ क्या है. ठीक, वो उनको बताएंगे अच्छा जी एक काम करो, ठीक है मैं इतना पक्के में दिखाना चाह रहा हूं और इतना मैं पैरेलली चल रहा है. तो बैंक जो देखेगा वो जो पेपर्स में है उसी को कंसीडर करेगा. अदर देन पेपर्स जो भी कर रहा है वो बैंक कंसीडर नहीं कर सकता. तो हमें क्या करना है, कस्टमर का देखना है कि बैलेंस शीट साइज क्या है पहली चीज, उसके लोन्स कहां पे चल रहा है. मैं ऑल दो वर्किंग कैपिटल देखता हूं जिसमें ओडी लिमिट, सीसी लिमिट, टर्म लोन फॉर दी जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं. तो चंदा मैडम ये पूछना चाह रही थी कि सर नॉर्मली हम ITR तो फाइल कर देते हैं 8-7 लाख की, GST का नंबर भी नहीं रहता. बच्चे बेबी जो क्लाइंट्स है वो इन सबके पास ही होते हैं. रजिस्ट्रेशन का जो हमारा पूरा वेंचर है. तो आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं 50 करोड़ 100 करोड़ वाली. तो ये लीना मैम भी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं है सारा. अच्छा. तो बेबी क्लाइंट्स को डील करते हैं. तो उनको गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है, लेकिन उसमें हम एक्सिस बैंक के थ्रू उनको क्या सपोर्ट दे सकते हैं. एज्यूम की GST नंबर नहीं ले रखा है, टर्नओवर 40 लाख 30 लाख तक तो हम दिखा ही सकते हैं, उसका कोई इश्यू नहीं है. तो उसे जस्ट स्टैंड करना भी हमारा एक टारगेट होता है सर, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना. तो उसमें हम क्या कर सकते हैं क्लाइंट के लिए, पर्सनल लोन या कोई भी चीज के लिए. प्लीज. अच्छा, मैं GST नहीं लेना चाहते हो, GST नहीं लेना चाहते हैं, बस कि अकाउंट हमारा करंट अकाउंट ओपन हो जाए और MSME में लोन मिल जाए. मैं अभी CGT MSC के लिए जो सबसे बड़ी चीज है, ये मैं आपको बेबी क्लाइंट्स के अलावा बता रहा हूँ. आपकी विंटेज जो फर्म की पुरानी होनी चाहिए वो कम से कम 3 साल पुरानी फर्म होनी चाहिए, तभी हम CGT MSC उसको दे पाएंगे. ये पहली प्राइमरी कंडीशन एज पर GST. अब इस चीज पे मैं अभी और टच बेस करूंगा, पीयूष भी करेंगे. बट इसके अलावा जो आपके बेबी क्लाइंट्स हैं, जिनके पास जिनके पास प्रॉपर्टी लिखवाने के लिए नहीं है, उनके लिए आप CGT MSC आप उनको गाइड कर सकते हो, जहां पे आप अपने पे CGT MSC के अंदर आप उनको लोन करा सकते हो. उसमें उनको कोई प्रॉपर्टी नहीं रखनी पड़ेगी, सिर्फ सरकारी कुछ फीस जाती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ही पेबल है, वो एक्सिस बैंक की तरफ से ही पेबल होगी. और हर साल वो फीस जाके उनका लोन जो है उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट बैकिंग मिलती रहेगी और उनका लोन चलता रहेगा. ठीक है. अब
ऐसा भी क्लाइंट है जो कहता है भैया मेरे पास प्रॉपर्टी तो है बट मैं जीएसटी नहीं ले रहा क्योंकि मेरे फर्म में जरूरत नहीं है, या हम लोग अभी नया धंधा शुरू कर रहे हैं, मैंने आज तक सर्विस करी 15 साल, आज मैं सोचता हूँ मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, जो आप लोग सोच रहे हैं। सिंपल एज इट, आप कुछ नहीं करोगे, आप कहोगे सर आप मेरे से क्यों नहीं लैप ले लेते। लैप में क्या होता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पहले क्या होता था, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में सिर्फ हम बैंक से करते थे, एक साथ पैसा दे देते थे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आपको आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 2 करोड़ की है, आप मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो, आपको पूरा 1 करोड़ रुपए अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वो कहता है यार मुझे इस तरह का नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए जिसमें मेरे को रेट भी कम लगे और मेरे को जब चाहिए पैसा तब मिलता है। सो लैब के अंदर एक प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन ओडी, जो इन्होंने भी बताई, लैब डीओडी बोलते हैं। ड्रॉप लाइन ओडी में कुछ नहीं होता, वैल्यूएशन आई 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी की, हमने 1 करोड़ लोन ना देके हमने उसकी लिमिट खड़ी कर दी। अब सपोज करो 10 साल के लिए वो लिमिट हुई, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 120, रफली एक फिगर पकड़ लेते हैं कि 80,000 रुपए महीने की रफली फिगर है, एक एग्जांपल ले, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हर महीने उसकी ये जो लिमिट है वो 80,000 रुपए से ड्रॉप कर जाएगी। मतलब पहले महीने उसकी 1 करोड़ है, दूसरे महीने उसकी कितनी होगी, 99 लाख, व्हाटएवर द अमाउंट है, ठीक है, वो उतनी ड्रॉप हो जाएगी। इसी तरीके से उसकी ड्रॉप होती चली जाएगी। 10 साल में ये पूरा 1 करोड़ रुपए जीरो हो जाएगा। फायदा क्या है क्लाइंट को ड्रॉप लाइन ओडी में, कि आपको आज की डेट में मेरे को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, फाइनेंशियल्स हम लोग लगाएंगे, फाइनेंशियल्स के ऊपर ही सारा काम होगा, बट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बेसिस पे उसे ड्रॉप लाइन ओडी एक तरह से मिल जाएगा, जिसके अंदर उसको ड्रॉप लाइन ओडी की फैसिलिटी मिल जाएगी। और कल की रेट में वो कहता है ये तो हर महीने घट जाएगी। बिजनेसमैन जब क्या होता है, जब स्टार्ट कर लेता है उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी हो जाती है कि भैया मुझे पैसा रेगुलरली चाहिए, तो वो कल की रेट में अगर बैंक के पास आता है, वो कहता है यार ये ड्रॉप लाइन ओडी हर महीने घटती हुई ओडी को मेरे बंद करो और मुझे एक प्रॉपर लिमिट बना के दो, तो फिर हम पीयूष जी के पास चले जाते हैं और पीयूष जी के पास एक प्रॉपर लिमिट क्रिएट करा देते हैं, या उसको हम टॉप अप दे देते हैं। टॉप अप मतलब आज अगर उसकी लिमिट 60 लाख रुपए पहुंच गई, उसने कहा मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए, तो हम उसे 20 लाख रुपए एडिशनल दे देते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी 1 करोड़ जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो अगले 2 साल में वो 2 की ढाई हुई होगी, वो कम नहीं हुई प्रॉपर्टी ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये ड्रॉप लाइन ओडी का आप अपने जो नए कस्टमर्स हैं आप उनको बता सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म किसी को जरूरत है, बिजनेस लोन्स आ रहे हैं, बिजनेस लोन्स के लिए भी, पर एग्जिस्टिंग ऑफ द कंपनी मुझे कम से कम 2 साल चाहिए ही चाहिए, 2 साल की उसकी बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस चाहिए। जीएसटी नहीं है, केस टू केस बेसिस पे हम लोग कर लेंगे। उद्यम सर्टिफिकेट उसका कंपलसरी करेंगे, बिकॉज उद्यम हमारे को कंपलसरी चाहिए ही होगा। तो जितने आपके बेबी क्लाइंट्स हैं, कोई कंपनी कहती है मुझे स्टार्टअप करना है, नई कंपनी फॉर्मुलेट करनी है, मैं नहीं बनानी है, मुझे नई कंपनी के लिए पैसा चाहिए, उसकी ऑलरेडी फैमिली में एक कंपनी चल रही है, वो कहती है जी मैंने नई कंपनी बनाई, पुरानी कंपनी में तो पैसा है, नई कंपनी में मेरे को पैसा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम पुरानी कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के ऊपर उसको लिमिट बना देंगे नई कंपनी के। मतलब जो मदर कंपनी होगी वो बेबी कंपनी के गारंटर में खड़ी होगी, कि फाइनेंशियल्स मदर कंपनी के लग जाएंगे, मदर अपना सारा कुछ बता देगी और बेबी के अकाउंट पे लिमिट खड़ी होगी। पीयूष जी सॉरी मैं कुछ गलत तो नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं वो मत इसमें एक बात और भी आती है, क्लाइंट कह रहा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो मेरा प्रॉपर्टी होगी, मेरे पास तो होम लोन भी चल रहा है, कार लोन भी चल रहा है, एक पर्सनल लोन भी चल रहा है, अब मैं जीएसटी का नंबर ले भी लूं उसे इंसिस्ट करके तो कोई नहीं, लेकिन अब मुझे क्या है बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन चाहिए, तो उसमें क्या एक ऐसा चीज होता है जो अनसिक्योर्ड लोन जहाँ पे हम प्रोवाइड कर सके, उसके एक बिगिनिंग कर सके उसकी लाइफ को। ना प्रॉपर्टी है उसके पास, बाकी सारी चीजें लोन पे चल रही है। सर आप मैच्योर्ड हो चुके हैं, अदरवाइज यंग को देखेंगे टैलेंट बहुत है, कमाने का जज्बा बहुत है, काम उनके विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें लगता भी है। सर देखिए ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, उसे स्टार्टअप स्कीम बोलते हैं, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही सख्त हैं, तो अगर हम उस पर फोकस ना करें अच्छा तो बेहतर होगा। ठीक है, बेसिकली ये है कि जो नई कंपनी आज फॉर्मुलेट हो रही है ना, उसको बिना प्रॉपर्टी के बिना चीजों के देना मुश्किल है। आप उसको हाँ मैं इस तरीके से बोलूंगा, नॉर्मल क्या होता है, एक जो सर्वे है उसमें ये है कि अगर 100 कंपनी बन रही है ना, जो 3 साल का जो क्राइटेरिया रखा जाता है उसके पीछे ये है 100 कंपनी बनती है। करता हूँ इसमें मैं, जैसे ना हमारे ये फाइनेंशियल्स है जो हम क्लाइंट को देते हैं, इसमें पूरे साल का पूरा रिकॉर्ड रहता है और क्लाइंट बहुत हैप्पी भी होता है सर।
तो उसको असेंबल्ड वे में मिल जाता है बैंक लोन के और के पर्पज से। अब मैं इसमें एक समरी बनाने का हमारा है, मैं सर प्रियंका मैम को इस बारे में रियली थैंक यू कहना चाहूंगा कि ये मेरी हर चीज को है ना मतलब फ्यूचर विजन को समझते हुए उसको अडॉप्ट कर लेती हैं। तो जब इसमें समरी बनाएंगे तो उसमें वही सारी चीजें होगी, कब से बिजनेस है, कितना है, कितनी टर्नओवर है, क्या है, जो कि 2 पेज से ज्यादा की नहीं होगी। क्या बिजनेस है, कैसे करते हैं और करते हैं। तो वो जो 2 पेज का है वो हम एक्सिस बैंक के साथ शेयर करेंगे। बिगिनिंग इसी तरह से करेंगे अश्वनी, ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ शेयर करेंगे, प्रोवाइड कि उसमें 3 साल पुराना हो, जो सर ने 5-4 हमें क्राइटेरिया बता रखे, होम लोन ले भी रखा हो। तो फिर उसके बाद जो है आगे की कहानी उसके बाद स्टार्ट करेंगे, उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ होगा। तो क्लाइंट से अप्रोच करेंगे, सर आपकी डिटेल हमारे पास अग्रवाल टेक्सकॉन से आई थी, आप कुछ लोन में चेंज करने, क्योंकि जितने ये एक्सपर्ट होंगे अपने लाइन में बात करने में, बस हमारी कॉल के बेस पे इनको फायदा सिर्फ इतना ही होगा कि अग्रवाल टेक्सकॉन के नाम से वो कॉल सुन लेंगे। हाँ, ठीक है, फिर उसके बाद वो इंटरेस्ट यदि दिखाते हैं तो फिर वो हम सीसी हमें ईमेल करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तब हम इनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये क्लाइंट का भी इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, प्योरली अर्निंग का है? तो आंसर इज नो, प्योरली अर्निंग का आंसर नहीं है। पहले क्लाइंट को सपोर्ट करके उसको अपलिफ्ट करने का है, ठीक है। और बस एक्सिस बैंक से पहला तो हम यही आंसर चाहेंगे कि पहला तो थैंक यू का आ जाए कि सर क्लाइंट हो गया, डील हो गई, बहुत अच्छा हो गया। उसके बाद बात करेंगे हमारा क्या रहेगा और आपका क्या रहेगा क्लाइंट को सर्विस के पर्पज से। तो सर ये चीज मैं एग्रेसिव होकर के जी बहुत स्पीड से कराऊंगा ताकि आपको हर कंपनीज का मैं 2, 4, 5, 10 का एवरीडे दे पाऊँ। अच्छा, हमारे यहाँ पे एक चीज और भी अच्छी है। मान लीजिए कोई किसी क्लाइंट का होम लोन चल रहा है एक्स बैंक से, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का ही होम लोन लिया। अब उसका बैंक ना उसको एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो तो सेंसिटिव मैटर है, वो बोलेगा मेरा 9.25 पे चल रहा है, मैं दे दूंगा 9.25 पे दे दूंगा, ये सब तो चलता है। उसका बैंक बोलेगा कि यार मैं ना, अब उस कस्टमर को रिक्वायरमेंट है सीसी लिमिट की भी, आप वो प्रॉपर्टी ले आइए, होम लोन शिफ्ट कीजिए, उसी प्रॉपर्टी पे जो वैल्यू बची होगी मैं उसी पे आपको लिमिट भी दे दूंगा। तो सेम प्रॉपर्टी पे 2 तरह के लोन। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इतनी हायर साइड पे होती है आजकल, लेकिन दिल्ली आप एनसीआर की बात करो, हायर साइड है, तो हम लोग उसको अपने एंड पे मिक्स भी कर सकते हैं। नहीं, होम लोन का पार्ट है, साथ में अपने एंड पे लिमिट्स भी उसी प्रॉपर्टी पे, तो उसका पूरा का प्रॉपर्टी पेपर मेरे पास ही होंगे और हम लोग मिक्स करके उसको दोनों दो। नॉर्मली क्या होता है, हाउसिंग लोन कैसे लेते हैं लोग, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की रजिस्ट्री कराई, ठीक है। पैसा जो मिलता है कस्टमर को उस 1 करोड़ के अगेंस्ट मिलता है, 70 लाख रुपए मिल गए। प्रॉपर्टी वैल्यू एक्चुअल 4 करोड़ थी, रजिस्ट्री कराई 1 करोड़ की, पैसा लिया 70 लाख रुपए, तो 3 करोड़ 30 लाख रुपए अभी भी उस प्रॉपर्टी में बचे हुए हैं। जब मैं उस प्रॉपर्टी को हाउसिंग लोन के साथ अपने पास ले आऊंगा तो मैं मार्केट वैल्यू पे पैसा दूंगा। ओके, तो सर इसमें कहते हैं कुछ टाइम गैप भी होना चाहिए कि भाई या जैसे मतलब आज ही मैंने प्रॉपर्टी ली, आज ये सब किया, तो क्या आज ही आप ये लोन कल कर सकते हैं ये लोन? बिल्कुल कर सकते हैं। हाउसिंग लोन सपोज करो आपने रजिस्ट्री करा ली, 1 करोड़ रुपए पे रजिस्ट्री करा ली, हाउसिंग लोन में एक्सिस बैंक में ही बुक हो गया, वही प्रॉपर्टी आप बोलोगे पीयूष मेरे को ना इस प्रॉपर्टी पे लोन दे दो, मैं कहूंगा मैं रीवैल्यूएशन कराऊंगा। अब वो प्रॉपर्टी क्योंकि अब आपके नाम पे हो गई, रजिस्ट्री की वैल्यू को मैं इग्नोर मार दूंगा, मैं बोलूंगा रीवैल्यूएशन कराऊंगा। अब रीवैल्यूएशन मार्केट वैल्यू की आएगी, ठीक। तब जब मार्केट वैल्यू के हिसाब से आई तो वो 4 करोड़ हो गई। अब मैं 4 करोड़ पे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको चाहिए था, 3 करोड़ रुपए बच गए। मैं 70% भी अगर देता हूं तो भी 2 करोड़ 10 लाख रुपए अगर उनके फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं दे दूंगा। दैट्स गुड, मतलब ये पॉइंट हमारे लिए बहुत अच्छा रह सकता है आगे चल के, ताकि आपको भी घर के और एडिशनल लोन मिल सकता है, इसका मतलब, ठीक है। प्लीज सर। मोटा मोटा जो हमें कस्टमर से पूछना है, हमारे पास इंफॉर्मेशन, कस्टमर क्या करता है, कब से करता है, उसकी टर्नओवर क्या है, उसका प्रॉफिट कितना है, और मोटा मोटा हमें पता ही होता है कि उसकी सेल डिप तो नहीं हो रही है, सेल अप हो रही है, ये चीजें इंफॉर्मेशन। और कस्टमर की अगर लिमिट चल रही है तो कहां से चल रही है, अगर आरओआई बता सके तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं बताना चाहें तो इनडायरेक्ट वे में सर सैंक्शन लेटर दे दो आप मुझे, ठीक है। तो सैंक्शन लेटर से वो नहीं बताएगा तो भी हमें वो सर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। तो इन सब ये सब चीजें हमारे पास आ जाएंगी ना, तो कस्टमर को एक बड़ा बहुत बढ़िया एक पैकेज बना के भी दे सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने एंड पे जो सबसे ज्यादा चल रही है, आई वांट टू शिफ्ट, आप अपने एंड पे लिमिट एक्सटेंशन के लिए मेरे साथ कस्टमर कहता है जी मेरे को एक बैंक से 3 करोड़ रुपए मिल रहा है, मैं
एक थोड़ा सा केस आपसे और डिस्कस करूँ, मैं किसी ट्रेडर के पास गया, उसने बोला जी मेरी टर्नओवर कितनी है 60 करोड़ रुपए उसकी turnover। उसका लिमिट कितनी चल रही है, उसके 3 करोड़ की लिमिट चल रही है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 3 करोड़ रुपए। जैसे मैं पीयूष के साथ जैसे आया हूँ आपके साथ, जैसे जिसके साथ में गया, उसने बोला मुझे पैसा एक्चुअली चाहिए 6 करोड़ रुपए, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 6 करोड़ रुपए उसे चाहिए। हमने उसे बोला सर हम लोग आपको फंड करेंगे। हम कहते हैं कैसे करोगे? हम 3 करोड़ रुपए उसकी प्रॉपर्टी तो आप देंगे तो उसके लिए तो आपको भी कासा डिपॉजिट्स तो चाहिए, मतलब अपना फाइनेंस कराने के लिए। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर 100 कंपनीज हैं तो 1000 इंडिविजुअल्स का भी डेटा तो होगा ही, एंड वो भी मतलब HNI वगैरह भी हो, तो उसमें भी हमारी तरफ से आपको कुछ इनपुट जा सकता है, कोई शेयरिंग ऑफ डेटा। सर मैंने ना एक छोटी सी चीज सर से जब मुलाकात हुई, सारा कॉन्सेप्ट आज मिलने के ऊपर बात हुई, तो हम लोगों ने एक चीज छोटी सी डिस्कस करके हम लोग उसे बोलते हैं VLE कॉन्सेप्ट। तो VLE में क्या होता है, आप हमारे को बिजनेस पार्टनर की तरफ है, हम आपको कोड जनरेट करते हैं, तो उसके अंदर VLE के अंदर पे आउट आता है बैंक से नॉर्मल जैसे पे आउट होता है। तो वो VLE कॉन्सेप्ट के अंदर आप एडवांसेस भी करा सकते हो, आप डिपॉजिट्स पे भी काम कर सकते हो, वो सब उसमें इंक्लूडेड है। तो वो हम लोग उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी इस टाइम पे मैं उस चीज पे इस टाइम पे मीटिंग के अंदर उसमें टच बेस नहीं करना चाहता। तो वो हम लोग बात कर लेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखिए आप जो क्लाइंट ऑनबोर्ड करेंगे वो आपको भी पता है कि आप उसके बैंक के फायदे के लिए, आप मानेंगे नहीं, मैं सबसे पहले आपके ऑफिस किस लिए आया था, एक आपके क्लाइंट की ITR के अंदर कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं कुछ उसकी बैंक स्टेटमेंट देने ऑफिस आया था, तब जाके मैं सबसे पहली बार सर मैं एक क्लाइंट आपका उनकी बैंक स्टेटमेंट देने के लिए, उन्होंने बोला, और मैं बहुत टाइम से इस ऑफिस के बारे में सुन रहा था, आपके यहाँ जो रजिस्टर्ड कंपनीज है उनका डेटा भी मेरे पास आ जाता है, हम लोग के भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर में कुछ एक्स्ट्रा होता है, जैसे हमारे पास टॉप चलता है, तो मैंने उससे निकाला था। तो उन्होंने जब बोला यहाँ पे ये ITR, तो मुझे आज भी याद है सबसे पहली बार आपके ऑफिस एक स्टेटमेंट ऑफ अ क्लाइंट देने आया था। तो बट नेचुरली यार देखिए अगेन आपने इंट्रोड्यूस किया, यू विल हैव अ बेनिफिट। आप एडवांसेस हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आपका ना कस्टमर डिपॉजिट जो कस्टमर होता है ना, वो यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात नहीं करता। जिसने सेविंग अकाउंट खोलना है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं बात करेगा, यूजुअली वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता है, भैया मुझे HUF बनानी है, मैं बना सकता हूँ नहीं बना सकता, कौन से बैंक में रिकमेंड करोगे, मैंने ट्रस्ट बनानी है मेरे को बताओ, मैंने अपने पे LLP क्रिएट करनी है, प्राइवेट लिमिटेड करें। प्रोप्राइटरशिप चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम बात करता है, वो सिर्फ फाइनेंशियल्स पे बात करता है, इससे ऊपर की वो नहीं करता। आप प्राइवेट लिमिटेड वाला सबसे पहले आएगा सर आई इंटेंड टू ओपन अ प्राइवेट लिमिटेड, आप मेरी फर्म की रजिस्ट्री करो, आप वहां से शुरू करते हो। बट नेचुरली आपके प्रोफाइल में वो क्लाइंट जो आता है ना, उसको ऑलरेडी बैंकिंग पता होती है, या प्रोप्राइटरशिप वाला आपके पास सिर्फ ऑडिट कराने आएगा, बट प्राइवेट लिमिटेड वाला, LLP वाला, HUF वाला आपसे कहेगा सर मेरे पैन कार्ड भी आप ही ने अप्लाई कराना है, ये होता होगा, तो वो वहां से शुरुआत होती है। तो वो एक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी लीना मैम के साथ मेरी बात होती रहती है, हमने इन्होंने एक ट्रस्ट अकाउंट दिया था, तो हमने उसको ऑनबोर्ड भी किया, अपने अकाउंट भी खोला। तो ऐसे अगर कुछ भी होता है तो आप हमारे को बता दीजिए। प्लस दूसरी चीज गगन बिहार से सीमित नहीं है, मैं पूरे दिल्ली में कहीं पे भी काम कर सकता हूँ। देखिए हमारे इस काम में ना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारे गगन बिहार में एक्सिस बैंक है, तो क्लाइंट ने थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाया, सर आप आ जाइए, आपकी मीटिंग करा देते हैं, बैंकर से कराते हैं, तो आप क्लाइंट को लेकर के बैंक चले गए, बैंक से यहाँ बुला लिया पर्सन को, तो उसमें क्या क्लाइंट बड़ा कंफर्ट फील करेगा, चलो मैं ITR की बात कर लूंगा, फाइनेंशियल की बात कर लूंगा और मिल भी लूंगा, मेरा शायद कोई बात बन जाए। और क्लाइंट जब मिलेगा तो ये फिर अच्छी तरह से हमें एक्सप्रेस कर पाएंगे कि वो इंटरेस्टेड है नहीं है, बेनिफिशियल भी है या नहीं है, कि मैं इसका काम तो कर दूंगा। तो उन सब चीजों के ऊपर हम इसीलिए एक्सिस बैंक को लाइक कर रहे थे, हमारे नियर बाई होने की वजह से, और इनका कोई लोन का क्राइटेरिया कोई लिमिट नहीं है एरिया वाइज, तो ये प्लस पॉइंट है हमारे अंदर। और ये सबसे बड़ी बात, कस्टमर अगर कहता है कि उसकी प्रॉपर्टी बैंगलोर में है और वो यहाँ पे बिजनेस चला रहा है, वो प्रॉपर्टी हमें प्रपोज कर रहा है कि हम ये ना बैंगलोर की प्रॉपर्टी आप ले लो, वो भी हम कर सकते हैं, हैदराबाद की प्रॉपर्टी हम यहाँ से कर सकते हैं। यार आपकी लाइफ में सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन ये भी है कि एक पूरी लोन एंड फाइनेंस की टीम आपके पास बैठी हुई है, और हमारे यदि बिजनेस में सबसे बड़ा कंप्लायंसेस के बाद यदि क्लाइंट को जरूरत होती है, सिर्फ किसकी होती है, फाइनेंस की होती है, और दोनों चीज उसको मिल जाए तो फिर उसके बाद उसे खुदा मिल जाता है, भगवान मिल जाता है। लोग को मैं नंबर में से मेरा सब्सक्रिप्शन लीना के काम के पास शेयर है, बट फिर भी आप लोग मेरा अगर नंबर लिखना चाहे तो मैं एक नंबर बोल देता हूँ, वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा सर, व्हाट्सएप वाले में आपका विजिटिंग कार्ड। तो आपको जब भी हो आप बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई कस्टमर के लिए, आपको कोई भी क्वेरी हो, मेरी टीम को मेरे लाने का ये हम लोग थोड़ा सा लेट आज इसीलिए हुए क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा सा टाइम लगे इकट्ठा करने में लोगों को, तो मेरी टीम को लाने का यही मकसद है। वी आर बैंकर्स, हम लोग ना सोशल सर्विसिंग के अंदर काउंट होते हैं, तो हम लोग को अभी आपको कभी भी कोई भी क्वेरी हो आप हमारे को कॉल करें,
सर ये प्रॉब्लम है, आप अच्छा ये बताओ, क्लाइंट आपसे नहीं लेगा लोन, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तो आप पता करोगे, आप लोग ग्रो करोगे तो मैं ग्रो करूंगा, मेरी सिंपल फिलॉसफी। थोड़ा सा क्लाइंट के जेन्युइननेस के बारे में भी एक है, हम भी पूरे सेफ गार्ड लेते हैं। ऐसा नहीं कोई टेररिस्ट आ गया और वो हमें कह दे कि एनजीओ बना दो तो हम बना देते हैं सिंपली। और सर इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखते हैं क्योंकि सर सीबीआई या कोई भी पकड़ेगी ना, सबसे पहले वो आपसे पहले हमारे पास आएगी, क्योंकि इनकरप्शन के डॉक्यूमेंट बेस होंगे उसके। बिल्कुल। और वो सबसे पहले तो हमारा सर ईमेल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हम रखते भी हैं, यदि सीबीआई भी आए यानी कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है तो वो पास ऑन यदि पर्सनल खुद भी आ जाए तो उसका तो हम रिकॉर्ड नहीं रख सकते, लेकिन उसको कहा जाता है कि भैया डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। किसके थ्रू लेंगे? मेल के थ्रू। चाहे पर्सन आ जाए तो उसकी फोटो भी खींची जाएगी, उसका थैंक यू का उसको ईमेल भेजा जाएगा। इसका पर्पज ये नहीं है कि रियल में ग्रीटिंग्स कर रहे हैं उसको, बल्कि इस बात को कल को सीबीआई या कोई भी पर्सन आ जाए तो हम कहेंगे ये पर्सन आया था, देखो हमने इसको ईमेल थैंक यू भी बोला, ये पर्सन चला गया, फिर हमसे बैंक अकाउंट खुलाया। तो और मैं एक चीज और भी देख रहा हूँ साथ में, चाहे कोई कितना ही गलत हो रहा हो दुनिया में, लेकिन हम यदि उसमें खुद इंडल्ज नहीं है तो सर हम काफी सेफ फील करते हैं और बच करके निकल सकते हैं। किसी और को पता हो चाहे ना पता हो, हमें खुद को पता होता है कि हमने सही किया है या गलत किया है। नहीं सर, ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस आए, कभी चंडीगढ़ से थाने में बुलाया गया, कभी हमने कभी हम थाने नहीं आ रहे, कह रहे कोर्ट बुलाएगी तब आना पड़ेगा। मगर कोर्ट का आप ऑर्डर भेजो तो हम आ जाएंगे। हाँ, जो एविडेंस ये मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, अपनी टाइम कॉस्ट नहीं लगाना चाहता थाने में, मैं सारे एविडेंस आपको कोरियर करा रहा हूँ या ईमेल के थ्रू भेज रहा हूँ। वैसा पर्सन चाहे कितने भी कमिश्नर लेवल का, वो इतना सेटिस्फाइड हो जाता है सुन करके और उसको पता लग जाता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे केसेस अपने आते ही रहते हैं, हम लोग तो आते ही रहते हैं। कभी हमारे को एक बार चंडीगढ़ की पुलिस आ गई, क्या बोलते हैं, क्राइम ब्रांच, एक बार हैदराबाद क्राइम ब्रांच, तेलंगाना बैंक का भी। हम लोग को यूजुअली इनकम टैक्स नोटिस और ये सब हम लोग भी करते हैं, तो हम लोग भी यही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन आपका कितना स्ट्रॉन्ग है। प्लस एडवांसेस के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हम लोग ये जो ये कंडीशंस ले रहे हैं कि 3 साल पुरानी फर्म है, ये इसीलिए ले रहे हैं कि हमारे को भी ना कंपनी के बारे में पता हो। कल की डेट में मैं नहीं चाहता मेरा पैसा, मैं पब्लिक का पैसा आगे लेंड कर रहा हूँ, वो पता लगे कि वो पैसा उठा के भाग सामने। आप भी इन्वॉल्व होंगे, मैं भी इन्वॉल्व होऊंगा, वो एंड ऑफ द डे वो इमेज को ऐसी जाएगी। डिफॉल्ट तो किंगफिशर जैसी एयरलाइंस भी कर गई, बट हम लोग पर अपना सेफगार्ड तो लेके चले। जो बोलते हैं ना, नियत सही होनी चाहिए। मैं सर इसमें एक चीज और भी आपको ऐड करना चाहूंगा, जैसे आप लोगों के लिए हम क्या काम आ सकते हैं। किसी का कोई सीए है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऑडिट नहीं कर रहा है, कोई भी चीज बैंक अकाउंट रिक्वायरमेंट है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है, जस्ट आप कॉल करो सर। हम रियली में फ्यू आवर्स में काम करने में बिलीव करते हैं, यदि आपने कभी देखा होगा। बहुत सारे बस वहाँ पे हम डिले कर देते हैं और अवॉइड कर देते हैं जहाँ पे सर्टिफिकेशन की बात आती है। अदरवाइज सर आप ये मान के चल सकते हो कि आपको किसी भी क्लाइंट, किसी का बैंकिंग नॉर्म में कहीं भी कोई दिक्कत है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, अटेस्टेशन, कोई भी तरह का, तो वो आप इमीडिएटली आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और उसमें आपके क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि आप भी 2-4 सीए अपने जेब में लेके घूमते हो। ठीक है। हम लोग बहुत क्लाइंट्स पूछते हैं कि यार मेरे को कोई सीए रिकमेंड कर दो, मेरे सीए से मैं बहुत अनसेटिस्फाइड हूं, वो उसको समझ ही नहीं आती, टाइम ही नहीं है, तो हम लोग खुद रिकमेंड कर देते हैं, बिकॉज हमें भी पता है कि एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल्स मेरे को ही जरूरत पड़ने वाली है, भाई उसके कागज मुझे ही चाहिए। जितना हम लोग भी जितना हमारे को, आप जिस लेवल पे, हमारे बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार मेरे सीए के पास टाइम ही नहीं कागज। वो भाई साहब 1 महीने तक लगे रहते हैं कि सीए के पास टाइम नहीं है, मैं सीए को फोन कर रहा हूँ, आखिर में भाई साहब प्लीज मेरे कागज दे दो, वो उस बेचारे की लोन फाइल है। एलएलपी वाला जो प्रोसेस कर रहा हूँ, 4 दिन के अंदर अभी मेरे पास फाइनेंशियल आया ना, वो डीआर बाकी सारी चीजें तैयार कर रहा हूँ। नेक्स्ट मंडे से मेरी मीटिंग, 3-4 दिन उसी में निकल गए, जो काम 2 दिन में कर सकते। आप मैं 90% सीए से पेपर ही नहीं आता, 1 महीने तक मैं उलझा रहता हूँ, भाई साहब पेपर नहीं आया, अच्छा जी आप क्या है 2 बैलेंस शीट आ गई, तीसरी चाहिए, वो यार फिर वो सीए को फोन करना पड़ेगा, पीयूष यार वो देख ले यार, तू 2 बैलेंस शीट चला ले भाई, तीसरी नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्सिस बैंक रियल में हमें धीरे धीरे हमारा दिल जीत ही लिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक्सिस बैंक के सारे स्टाफ को, टीम को। और सर हम अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करेंगे। फाइनली एक चीज तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लाइंट की ग्रोथ है। क्लाइंट की ग्रोथ होगी तो सबकी ग्रोथ होगी। ठीक है।